एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम स्टडी टिप्स एंड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी लेवल 1 के एक और पोस्ट के बारे में, अर्थात असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को कैरेज एंड वैगन के मतलब जानना चाहिए। क्यों? कैरेज के मतलब है जो ट्रेन वगैरह होता है उसका जो डिब्बा होता है उसको हम लोग कैरेज बोलते हैं। वैगन मतलब जो मालगाड़ी होता है उसका डिब्बा को हम लोग वैगन बोलते हैं। ठीक है, एक भाषा में आपका काम में बोलूँ तो आपको सर्विस मेंटेन करना है। ठीक है, आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ मेंटेन करना है। आपको जो डिब्बा वगैरह होता है, जैसे ट्रेन का डिब्बा हो गया और मालगाड़ी का जो डिब्बा है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ काम नहीं है, इतना ही करना है, सिर्फ मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है आपको। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्कलोड, सैलरी, प्रमोशन, लीव, ट्रांसफ़र, मतलब पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ, जाके आपको और कोई वीडियो ना देखने पड़े। तो इसीलिए बोलूँगा आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पे नया है, इसी तरह कॉम्पैक्ट वीडियो चाह रहे हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखिएगा। और रेलवे रिलेटेड हर अपडेट को टाइम टू टाइम, जैसे 11 आरआरसी का भी पैनल लिस्ट जारी हो चुका है उसका PDF, इसी तरह रेलवे का हर नोटिस में टाइम टू टाइम टेलीग्राम में देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, मस्ट वॉच है, आपको बोलूँगा टेलीग्राम एक बार देख लीजिए, पसंद आए तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आज को टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का जो लेवल है 1 है, आरआरसी ग्रुप डी के अंतर आता है, ग्रुप C बोल सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अंतर्गत आता है और आपका मेडिकल स्टैंड है, इस पोस्ट के लिए ज़रूरत है B1, आप लोग जानते ही होंगे ऑलरेडी। वर्क प्लेस मतलब आपको कहाँ पोस्टिंग दिया जाता है, एज ए मैं बताऊंगा तो स्टेशन के आसपास, मतलब स्टेशन में आपको पोस्टिंग दिया जाता है। बात करूँ तो वर्कलोड एंड वर्क के बारे में बात करूँ तो जब आप लोग कैरेज एंड वैगन पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जा रहा है आपको, तब आपको एज ए हेल्पर के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके ऊपर जो टेक्नीशियन होते हैं, SSC होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन से आपको काम करना है। ठीक है, मतलब जो टेक्नीशियन होता है उनका हेल्पर के हिसाब से आपको काम करना है, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट उनका हाथ में देना, कुछ ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये सब काम आपको, फिर मेंटेनेंस करना, ये सब काम आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आपको फिर ओपन लाइन में भी ड्यूटी होता है। देख लीजिएगा, जब आपको स्टेशन में ड्यूटी होता है तब स्टेशन से गुजरते हुए जो ट्रेन जाता है उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। उस दौरान आपको देखना पड़ता है कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, कोई ब्रेक फेलियर हो रहा है कि नहीं, जो केबल में वायर है वो ठीक ठाक है कि नहीं, सब इसको आपको देखना पड़ता है। कोई बैड साउंड आ रहा है कि नहीं, ये सब आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपका जो आई है, नोज है, सब आपको अच्छे से रखना पड़ता है कि आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो उसके बाद मैं चेकिंग द ब्रेक्स इन रनिंग ट्रेन में बता चुका हूँ। ठीक है, मेंटेनेंस द होल वर्क, जो भी कैरेज एंड वैगन में जो भी वैगन और कैरेज आ रहा है, मतलब जो डिब्बा आ रहा है, ट्रेन का डिब्बा नहीं तो मालगाड़ी का जो डिब्बा आ रहा है, उसको पूरा मेंटेनेंस करना है आपको। देखिए, जैसे लोकल ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसका 2 साल का एक वारंटी रहता है, और जो मालगाड़ी का डिब्बा होता है वो आपका 18 महीना का वारंटी होता है। मतलब ओवरहोलिंग मेंटेनेंस करना है, तो डिब्बा को जो भी पार्ट डैमेज हो चुका है उसको आपको रिप्लेस करना है। पूरा डैमेज होने से बॉगी पूरा रिप्लेस कर देना है आपको, पूरा नेट बॉगी उसमें डालना है, डिब्बा डालना है। ठीक है, तो ओवरऑलिंग मेंटेनेंस भी करना है। कैरेज एंड वैगन फुल सर्विस, मतलब जितना कैरेज एंड वैगन का पूरा सर्विस करना है, जो भी जरूरत है, जैसे आपका ब्रेक को चेक करना, पेंटिंग करना, ये सब वगैरह छोटा छोटा काज आपको करना है। ठीक है, चेकिंग एयर बैग सिस्टम को आपको अच्छे से चेक करना है। ठीक है, चेकिंग वायर एंड केबल, देखिए 2 ट्रेन के बीच में जो वायर केबल रहता है उसको आपको अच्छे से देखना है, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब वगैरह आपको करना है। ठीक है, मेंटेनेंस का काम, एक बात मैं बोलूँ तो मेंटेनेंस करना है आपको। ठीक है, ट्रेन को मेंटेनेंस करना, ट्रेन का जो बॉगी है उसको मेंटेनेंस करना। प्रमोशन के बारे में बात करो तो अच्छा खासा आपको प्रमोशन मिल जाता है इस पोस्ट में रहने से आपको। देखिए, जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं कैरेज एंड वैगन में, उस टाइम आपका जो ज्वाइनिंग होता है हेल्पर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो आपका जो ग्रेड पे है आपका 1800 हो जाता है, लेवल आपका 1 हो जाता है, बेसिक पे आपका 18,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, टेक्नीशियन 3 होते होते आपको 2 से 3 साल लग जाता है। जो नॉर्मल है, जिनके पास ITA है, उन लोग 1 से 2 साल के अंदर ही आपको देखने को मिला टेक्नीशियन फील्ड में। ओके, उसके बाद उनका GP हो जाता है, ग्रेड पे हो जाता है 1900 और लेवल आपका 2 हो जाता है। टेक्नीशियन 2 होते होते 2 से 3 साल लग जाता है, 2400 ग्रेड पे हो जाता है, लेवल 4 के अंतर्गत आप लोग आ जाता है। टेक्नीशियन 1 होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टेक्नीशियन 1 का पोस्ट खाली होने से आपको टेक्नीशियन 1 के वैकेंसी मिल जाता है, तो इस टाइम आपको 3 से 4 साल भी लग सकता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सीनियर टेक और MCA मैक्सिमम होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सीनियर टेक और MCM का वैकेंसी खाली होने के दौरान ही आपको इस पोस्ट में अप्लाई किया जाता है, नहीं तो नहीं।
ओके, तो आप लोग 4200 ग्रेड पे लेवल 6 के अंतर्गत चले जाते हैं। ये तो आपका सीनियरिटी बेस, इतना तक आपका सीनियरिटी बेस प्रमोशन हो गया। उसके बाद आपको एग्जाम देना है जेई का। दोनों का ग्रेड पे सेम होने से भी आपको जेई का पोस्ट अपर होता है एमसीएम से, सीनियर टेक से। ओके, जेई के बाद के अनुसार ही सीनियर टेक एमसीएम चलता है, तो ग्रेड पे सेम होने से भी इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम देना है जेई का, उसके बाद आप लोग अपॉइंट होंगे एज अ जेई, उसके बाद एमसीपी, ये सब आपको ध्यान रखना है। एक और तरीका है, आप लोग आराम से प्रमोशन ले सकते हैं, एक आपका जीडीसी, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस दौरान भी आप लोग आराम से अपर पोस्ट में जा सकते हैं। एनटीपीसी का जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लार्क, ये सब आराम से जा सकते हैं। टेक्नीशियन आराम से बन सकते हैं। ठीक है, ड्यूटी आवर्स के बारे में बात करें तो आपको 8 घंटे मिनिमम ड्यूटी करना है। ठीक है, 8 घंटे आपको ड्यूटी होता है, और आपका शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, डे नाइट दोनों शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ सकता है। ठीक है, लीव के बारे में, छुट्टी वगैरह की बात करें तो देखिए, आपका जो फील्ड है वो आप उसमें मैन वर्क ज़्यादा है, इसीलिए छुट्टी वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वीकली एक रेस्ट मिल जाता है, एक दिन 10 CL मिलता है ईयरली में, इसको आपको साल में ख़त्म करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं होता है। फिर साल में आपको LHAP, लीव ऑफ हाफ एवरेज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को रेलवे के भाषा में मेडिकल लीव भी बोला जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 इंटरवल में इसको दिया जाता है, एक आपका जनवरी से जून के अंदर 10, उसका जुलाई से दिसंबर अंदर 10, टोटल 20 LHAP आपको दिया जाता है साल में। इसको आप लोग नेक्स्ट ईयर में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 30 LHAP 2 इंटरवल में दिया जाता है। ठीक है, एक तो आपको जनवरी से जून के अंदर 15, फिर जुलाई से दिसंबर के अंदर 15, टोटल 30 LHAP आपको दिया जाता है साल में। इसको आप लोग नेक्स्ट ईयर में ऐड कर सकते हैं। जब आप लोग रिटायरमेंट करेंगे उस टाइम आप लोग ये जो 20 LHAP 30 LHAP ऐड कर करके 300 बनाएंगे ना, लास्ट में 300 LHAP बनेंगे, उस टाइम आपको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हो समझ गए हैं पूरा। उसके बाद ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो एज ए मैं बताऊंगा कि बहुत तरह का ट्रांसफ़र होता है। लगभग जो ट्रांसफ़र आपके लिए मिल सकता है, एक तो आपका जोनल ट्रांसफ़र। जोनल ट्रांसफ़र के लिए आप लोग 5 साल के बाद फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिविजनल ट्रांसफ़र 3 साल के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन के माध्यम से प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। उसके बाद एक और ट्रांसफ़र है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। आप लोग RRC लेवल 1 के कोई भी पोस्ट में है, कोई भी पोस्ट से म्यूचुअल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप लोग ट्रैकमैन है तो पॉइंट्समैन में जा सकते हैं, पॉइंट्समैन से ट्रैकमैन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और एक म्यूचुअल है, जैसे आप बाहर स्टेट में काम कर रहे हैं, आपका वाइफ नहीं तो हस्बैंड आपका होम स्टेट में काम कर रहा है, तो उस गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो आप लोग उस तरह का म्यूचुअल भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कैरेज एंड वैगन का जो सैलरी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो चलिए देख लेते हैं। जो बेसिक पे लगभग ग्रुप डी का होता है 18,000। डीएनएस अलाउंस प्रेजेंट टाइम में 42 है। ठीक है, उसी हिसाब से 7,560 हो जाता है। आपका जो सैलरी में डिफरेंट होता है XYZ सिटी के अनुसार। एक सिटी में 5,427% हिसाब से, वाई सिटी में 18%, जेड सिटी में 9% के हिसाब से मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बात करें तो लगभग 1200 रुपया आपको मिल जाता है। XYZ सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1200 हो सकता है आपका वाई सिटी में, जेड सिटी में आपका 1200, और एक सिटी में आपका 1800 भी हो सकता है। ठीक है, आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम भी करना हो सकता है, इसीलिए आपको ओवर टाइम के पैसा भी मिल जाता है। लगभग 2000 से 4000 तक मिल जाता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साल में आपको 12 नेशनल हॉलीडे, इसी को हम लोग रेलवे भाषा में पेड हॉलीडे बोलते हैं, तो एक दिन का 384 रुपया आपको देखने को मिल जाता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस, देखिए आपका एक सेक्शन अलॉट होता है, एक स्टेशन अलॉट होता है, उस स्टेशन का 8 किलोमीटर अंदर होता है। उस 8 किलोमीटर दूर जाकर आप लोग काम कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है। मैक्सिमम 7,500 होता है, एक दिन का 500 रुपया मिल जाता है। ठीक है, टोटल 2,000 रुपया से 7,500 रुपया इधर से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ग्रॉस पे के हिसाब से बात करें तो आप लोग जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं एक सिटी में, लगभग आपको 34K मिल जाएगा। ठीक है, 34K मिल जाएगा आप लोग एक सिटी में। वाई सिटी में होने से 32 और जेड सिटी में होने से 31 प्लस मिल जाएगा, ये आपका बाकी अलाउंस ऐड होने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, आने वाले दिन में इसी तरह आपको और RRC लेवल 1 का पोस्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करके रखेगा। थैंक यू सो मच।